बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करना। अच्छा, कंसिडर कीजिए कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और मैं उसको चार्ज दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर? इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मैं इसको जब भी कोई एक्सेस चार्ज दूंगा तो ये सारे का सारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिमेट्रिकली, और फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड। ये सारी फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होंगी। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही होंगी? 90 डिग्री। दे आर रेडियली आउटवर्ड। कंसीडर कीजिए कि इस स्फीयर का जो रेडियस है इट इज r। ये इस स्फीयर का रेडियस है और मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि इज देयर एनी चार्ज इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर? The charge inside the uniformly charged sphere is 0. The charge on the surface is maximum and non-zero, and outside the charge is, क्योंकि charge surface पर रह गया, बाहर नहीं जा सकता। The next is, what is the electric field intensity inside the conductor? 0. ये भी हम जानते हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है। अब ये दो टास्क हैं जो हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है? ये तीन टास्क हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये वैल्यूज क्या होंगे। Let's start off with electric field due to a uniformly charged conducting sphere. तो मैं ये तो जानता हूँ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो मैं इस पोर्शन को डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द सरफेस। मैं कहाँ से स्टार्ट लूंगा? सरफेस से स्टार्ट लूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेता हूँ? एक डिफरेंशियल एरिया ए कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है? हियर इज डेल्टा ए, और यहाँ पर जो डेल्टा ए है उसकी डायरेक्शन नॉर्मल यूनिट वेक्टर देगा ना? अच्छा, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये आप देखें ये डिफरेंशियल एरिया एक फ्लैट सरफेस है, एक ओपन सरफेस है, तो क्या ओपन सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई होता है? तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। और गॉसियन सरफेस को कैसे ड्रॉ किया जाता है? इट इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इंक्लोजेस अ नेट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस सरफेस की जो फील्ड लाइंस हैं वो इस सिलेंडर की सरफेस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी सरफेस देख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस फेस एरिया को देख रहा हूं, इस फेस एरिया को, ठीक है ना? तो आप देखिए इस फेस एरिया का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में, और ये फील्ड लाइंस इस सरफेस को कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही हैं? 90। लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है दे आर पैरेलल टू द फील्ड लाइन, जस्ट लाइक दिस। मार्कर को देखो, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इन सरफेसेस को कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही हैं? 90। और इनके एरिया के पैरेलल हैं, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस के 0 डिग्री पैरेलल जा रही हैं, ठीक है ना? अगर आप बात करते हैं, देखें इस फेस को, देखें बॉटम से, तो फ्लक्स इस फेस से गुजर रहा है और कर्व्ड सरफेस के पैरेलल जा रहा है। ये फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हैं। देखो ये दो मेरी दो फिंगर्स, दो फील्ड लाइंस हैं, तो कर्व्ड सरफेस के पैरेलल। क्या कर्व्ड सरफेस से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? नहीं। कहाँ से गुजर रही हैं? ये टॉप फेस से गुजर रही हैं फील्ड लाइंस। तो फिर मैं ये कंसीडर करूंगा कि ये डिफरेंशियल एरिया और ये जो एरिया है दे आर द सेम, इनको मैं सेम कंसीडर कर सकता हूँ। अच्छा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस? According to Gauss's law, the net flux through the closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge। लेकिन क्या मैंने पूरी सरफेस ली है? तो इधर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ चार्ज, द स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज्ड सरफेस एंड द फ्लक्स ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज, डेल्टा क्यू कंसीडर कर लेता हूँ। ओपन करेंगे इसे, किसके बराबर है? डेल्टा E dot A।
1 by epsilon naught times the total charge enclosed. इसको ओपन करें तो EA cos 0 डिग्री आएगा ना, क्योंकि फील्ड लाइंस और एरिया दे आर इन द सेम डायरेक्शन, is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. Cos 0 is delta EA is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed. या फिर it is EA क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. अगर मैं तमाम सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे तमाम एरिया एलिमेंट्स को सम करना पड़ेगा कि नहीं? तो उनका चार्ज भी एड अप हो जाएगा। दोनों तरफ समेशन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E समेशन डेल्टा A is equal to 1 over epsilon naught times summation del Q. अच्छा, ये किसके बराबर है? The area of the sphere. And what is the area of the sphere? It is equal to 4 pi r square. समझ गए? क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस कितना है? r है। And this is equal to 1 over epsilon naught times. क्या ये टोटल चार्ज नहीं है? अगर मैं इन तमाम चार्ज को जमा करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, इसको उधर शिफ्ट करते हैं। We get E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught को दे दो, तो 4 pi epsilon naught Q divided by r square. ये 1 by 4 pi epsilon naught किसके बराबर है? तो K Q divided by r square. This is the electric field at the surface. समझ आई कुछ? अच्छा, अब ये वाला सेक्शन फिल कर देते हैं। The electric field at the surface is K Q over r square. समझ आई? मुश्किल तो नहीं है? ओके, लेट्स डिस्कस अनदर थिंग। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर मैं सेंटर से कुछ डिस्टेंस स्मॉल r पे चला जाता हूँ, r पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गई है क्या है? K Q by r square, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। तो अब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, तो फील्ड की क्या वैल्यू होगी? आउटसाइड एट अ डिस्टेंस r। चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना, K की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्या चेंज हुआ है? तो क्या वैल्यू होगी? E outside is equal to K Q divided by small r square. Is it clear? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो जितना आप सेंटर से दूर जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो जब आप r डिस्टेंस पर हैं तो K Q by r square, जब आप स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं तो फिर K Q by small r square. समझ आ गई बात? Let's do another thing. Electric potential due to a uniformly charged conducting sphere. Is there any relation between field and potential? So what is that relation? Electric field is the negative gradient of electric potential. Negative sign direction को शो करता है। हम निगलेक्ट कर देते हैं और डेल्टा V को हम सिंपली V से और डेल्टा R को हम D से शो कर देते हैं, ठीक है? तो बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ V is equal to E into D? अच्छा, so get ready. इस रिलेशन के मुताबिक V is equal to ED लेके मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा इन दो रीजन्स में, पोटेंशियल एट द सरफेस एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड। पोटेंशियल एट सरफेस की बात करें, V is equal to Vs is equal to Es into D। अच्छा, ये डिस्टेंस D अब मैं कहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ? एट द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पे कितने फासले पर?
आर, तो डी की क्या वैल्यू होगी? आर के बराबर, और ई की क्या वैल्यू होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं ये दो वैल्यूज पुट करूं तो वी एस इज इक्वल टू के क्यू बाई इंटू, ये दोनों कट जाएंगे एंड द रिजल्ट इज के क्यू बाई आर। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट द सरफेस। बिल्कुल इन अ सिमिलर वे अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो क्या लिखना चाहिए? वी ओ इज इक्वल टू ई ओ इंटू डी। अच्छा, वी आउटसाइड इज इक्वल टू ई आउटसाइड क्या है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और कितना फासला है? स्मॉल आर, कैंसिल होगा। v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इज इट क्लियर? अच्छा, दो सेक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? यहाँ पर क्या होगी? के क्यू बाई, और यहाँ पे इफ यू गाइस रिमेंबर, पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर फील्ड से पोटेंशियल में जाना है तो एक आर कम कर दो। कहा था कि नहीं कहा था? जो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, एक फार्मूले से आप 16 डिफरेंट फार्मूलास को डिराइव कर सकते हो। तो मैंने आपको कहा था फील्ड से एक आर निकालो पोटेंशियल, फील्ड से एक आर निकालो पोटेंशियल, और एक डिराइव भी करके दिया मैंने बताया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक रीजन रह गया। अंदर फील्ड जीरो है, पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? कितनी होगी? कांस्टेंट होगी, कितनी होगी? इट इज सेम एज के क्यू और आर। जो कल डिस्कशन मैंने आप लोगों से की थी कि जितनी पोटेंशियल सरफेस पे है उतनी ही पोटेंशियल इनसाइड भी होती है। याद करवाऊं? याद है ना सबको? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास 30 वोल्ट है पोटेंशियल, सरफेस पे आप आ गए हैं। अब यहाँ पर तो चार्ज था, आपने मैक्सिमम वर्क डन कर लिया, अब उसके पास 30 वोल्ट की पोटेंशियल है। जब आप क्रॉस करके अंदर जाओगे तो अंदर कोई चार्ज है? जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसके खिलाफ कोई वर्क डन करेंगे? जब वर्क डन नहीं करेंगे तो ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, ना ही कोई एनर्जी लूज होगी, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो अगर पोटेंशियल सरफेस पे 30 वोल्ट है तो अंदर कितनी होगी? 30 वोल्ट। दैट्स व्हाई के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके ऊपर एक और चीज करवाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, कंसीडर कीजिए कि वी हैव अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 40 माइक्रोकूलम। एक 40 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है एक कंडक्टिंग स्फीयर पे। इस स्फीयर का रेडियस है 0.2 मीटर। आपको कहा जाता है कि फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस एंड फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द सरफेस। 0.3 मीटर फ्रॉम द सरफेस, ये आपने फाइंड करनी है, तीन वैल्यूज। ठीक है, अब पोटेंशियल का क्या फार्मूला है? V is equal to KQ by R। ये पोटेंशियल कहाँ पर है? अंदर है या सरफेस पे? दोनों पे। इसलिए मैं इसके बारे में लिखूंगा कि it is a potential inside as well as the potential at the surface। अच्छा, K given है, Q given है, R given है। अच्छा, K is 9 into 10 to power 9 into Q is 14 into 10 to power minus 6 over R is 0.2 मीटर। तो ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। बाहर निकलते हैं और देखते हैं बाहर कितनी पोटेंशियल है। व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड? K Q divided by small r। K is 9 into 10 to power 9 into Q is 14 into 10 to power minus 6 over R is 0.3। गलत बताया, 0.5। वजह ये थी कि उन्होंने कहा था सरफेस से 0.3 मीटर, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कितना होगा? 0.5। इज इट क्लियर? ओके, ये आपकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, खत्म हो गई। अच्छा, कंसीडर कीजिए, दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 11.6 एज वेल, यू कैन चेक इट, चेक कर लें। आई थिंक इट्स प्रॉब्लम नंबर 11.7। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 26 न्यूटन पर कूलम and the electric potential at the same point is 13 joule per coulomb. What is the distance of that point from the charge and what is the magnitude of the charge? आपको कहता है आप एक पॉइंट चार्ज से कुछ फासले पर चले गए। लेट्स से ये हमारा पॉइंट चार्ज है।
आप इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस d पर आके खड़े हुए हैं और उस डिस्टेंस d पर e की वैल्यू भी आपको बताई गई है और v की वैल्यू भी आपको बताई गई है, तो पूछ रहे हैं कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और इस चार्ज से फासला कितना है। e और v गिवन हो तो d मिल जाता है बाय रिलेशन e is equal to v by, so we get d is equal to v by e, so 13 divided by 26 gives you 0.5 मीटर। अच्छा, अब ये d बेसिकली r के बराबर होता है। It is the distance of the point from the charge. So v is equal to kq by r या a is equal to kq by r square। इनमें से कौन सा यूज करना चाहेंगे? The first one is better than the second. यहाँ पे r का स्क्वायर है, ये ज्यादा सिंपल है। q की वैल्यू चाहिए तो r into v divided by k is equal to q। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो अब आपको r भी पता है, v भी पता है, k भी पता है। चेक कर लें। प्रॉब्लम 7 है। प्रॉब्लम 9 11.9। Okay, now we will compare potential of a point charge with uniformly charged sphere कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है and these are the field lines of a point charge। मैं इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस r और कुछ डिस्टेंस r/2 और फर्दर कुछ डिस्टेंस 1.5 r पे आके बातें करना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? VB is equal to KQ by R लिख सकता हूँ। अगर VB KQ by R के बराबर है, बताइए VA किसके बराबर होगा? 2KQ by, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2KQ और क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो तो पोटेंशियल डबल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ये फासला जो है आपके पास स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1.5 r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो आप वैल्यू ना बताएं। VC किसके बराबर होगा? KQ और स्मॉल r के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होगी कि नहीं होगी? जितना आप पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज होती चली जा रही है। ओके, अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लेते हैं। मेरी कोशिश ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के रेडियस r के बराबर हो। सो लेट्स रीड्रॉ। तो ये है पॉइंट, लेट्स से A, तो A की क्या वैल्यू होगी? r/2। B की क्या वैल्यू होगी? r। और इससे कुछ आगे पॉइंट C, जिसका फासला क्या है? 1.5 r या स्मॉल r जो हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा गाइस, ये बताइए, या ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये बताइए कि पॉइंट B की पोटेंशियल क्या होगी? KQ और कैपिटल R। ठीक है। अच्छा, ये बताइए पॉइंट A की पोटेंशियल क्या होगी? KQ बाय टू R नहीं आया, 2 नहीं आया, KQ बाय R। इसका मतलब कि अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल सेम है। ठीक है। लेट्स कम टू पॉइंट C। इट इज KQ और स्मॉल r। ठीक है। जरा कंपेयर और कंट्रास्ट करें।
यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल इनसाइड, आउटसाइड एट सम डिस्टेंस r। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की पोटेंशियल इनसाइड k q by कैपिटल R, सरफेस पर आउटसाइड स्मॉल r। इसकी बात करो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट ए पर पोटेंशियल तो k q by सरफेस पर और आउटसाइड स्मॉल r। ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल सरफेस पर और किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए, जबकि इनसाइड के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये कंपैरिजन जानते हो सबसे पहले किसने किया था? सर इसाक न्यूटन was the first scientist to compare the potential of point charge with a uniformly charged sphere। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस टॉपिक का एनालिसिस करें तो फॉर d greater than or equal to r, for d yes greater than or equal to r, v is equal to k q over r। ये फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा। For d less than r, the potential of sphere is not equal to the potential of point charge। यहाँ पे potential of sphere is equal to potential of point charge। समझ आ गई? Yes, sir. Thank you।